अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ, सॉरी वालेकुम वो मेरा सलाम। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, अभी मैंने वो दूसरी डिवाइस लगाई है। सॉरी आप लोगों को तकलीफ हुई। सारा वो मेरा भी सारा मीटिंग की वो जो नोट्स थे वो भी ज़ाया हो गया। अच्छा खासा टेम्पो चल रहा था। चलें, आप लोगों को मेरा बेटा समझ आ गई? क्या भला मैं कह रहा था कि अगर हमारे पास कंडक्टर की करंट गियरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लग रही है उसकी मैग्नीट्यूड का ये फार्मूला है आई एल बी साइन थीटा। तो इसको अगर मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इन वेक्टर फॉर्म, तो यहाँ पर करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्ट्रेट लेंथ ऑफ द रॉड इसे मैं एज अ वेक्टर ले सकता हूँ। तो ये लेंथ, ये एल जो लिखा है, ये लेंथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड इसे कह दें। दूसरा फिर हमारे पास क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये जो बी लिखा हुआ है विदाउट एरो, तो ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। ठीक हो गया, ये बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। फिर आगे हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है, और ये साइन और थीटा जो है ये इन्हीं दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल है। इन्हीं दो वेक्टर्स के यानी एल और बी के दरमियान का एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। लेकिन जो हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर से, वो क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा, और साथ आ जाएगा एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर को फिलहाल भूल जाएं। ये क्या है, ए वेक्टर यानी फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, बी यहाँ पर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा इन दोनों वेक्टर के दरमियान के एंगल का साइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन साइन थीटा मौजूद ना हो, ये एन साइन थीटा मौजूद ना हो, तो ए बी साइन थीटा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैंने ए बी साइन थीटा को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो साथ हमारे क्या चीज मौजूद होनी चाहिए, एन यूनिट वेक्टर मौजूद होना चाहिए। क्या चीज मौजूद होनी चाहिए, एन यूनिट वेक्टर। ये बात समझ आ गई सबको? यस यस सर। सर। अगर समझ आ गई मेरे प्यारों, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस इक्वेशन को यानी यहाँ पर एफ मैग्नीट्यूड की फॉर्म की बजाय एफ वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ये आई अलहदा लिख दिया। आगे ये एल बी साइन थीटा जो है इसको ऐसे लिख देता हूं, एल फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड बी वेक्टर्स, और साथ क्या लिख दूंगा, एन यूनिट वेक्टर। जब मैं इधर एन यूनिट वेक्टर लगा दूंगा तो इधर एफ के ऊपर क्या लिख देंगे, एरो लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म आ गई फोर्स की। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो अब जैसे हम ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी तरीके से अब हम एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई, आगे ये जो एल बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर है इसको मैं लिख सकता हूं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज इक्वेशन 2। जी ये सब सेम बात है, क्या कोई सवाल है इस बारे में, प्लीज पूछें। लड़कों पूछो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। हाँ भाई, यहाँ तक ये आसान बात इतनी भी नहीं थी, क्या आपको समझ आ गई? यस सर। शम्स, हैदर अब्बास, हसनुल हक बताएं। आ गई है सर। सर आ गया समझ। चले, ठीक हो गया मेरे प्यारों। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है कि अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसमें हमेशा क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई प्लेन सरफेस है,
उसके अंदर दो वेक्टर पड़े हुए हैं, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर हमारे पास यहां पर है, और इन दोनों के दरमियान कुछ एंगल है हमारे पास। तो जो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से वेक्टर आता है, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, वो ऐसे इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मैं वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, वो पूरी प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। लेट्स एग्जांपल फर्ज कर ले यार, मीटिंग एंड हो जाए ना, तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो अब जरा ये देखना है कि ये जो हमारे पास वेक्टर आ रहा है ये कौन सा होगा। अगर ये था वेक्टर ए, ये था वेक्टर बी, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज वेक्टर कौन सा, ये वाला ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, यानी ये ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर वेक्टर देता है, और वे खास वेक्टर होता है जो उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर आ जाता है। तो यहां पर भी जरा गौर करो, ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने से करंट टाइम्स लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एक नया वेक्टर ही दे रहा है। कौन सा वेक्टर दे रहा है, फोर्स दे रहा है, और वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जिसका मतलब है जो फोर्स होगी वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी किस पर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर भी और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। यानी ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखना कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर जब भी अप्लाई होगी वो कंडक्टर की लेंथ और वो जो होगी वो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया उन दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक हो गया, एक ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए। और दूसरा, वो सारे रूल जो हमारे पास किसके लिए हैं, इस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हैं, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हैं, वो सारे रूल हमारे पास फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इस पर भी अप्लाई होंगे। उनमें से अब फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए अब क्या होगा, वही रूल होगा जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मालूम करने के लिए। और वो कौन सा रूल है, दैट इज द राइट हैंड रूल, उसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं। और राइट हैंड रूल क्या है जी, राइट हैंड रूल क्या है आप लोग जानते हैं, मैं जरा वीडियो ऑन ही कर लेता हूं। देखो मेरे प्यारों, क्या भला अगर आपको मेरी वीडियो नजर आ रही हो, तो ये मेरे पास अपना राइट हैंड है। अब मेरे थंब जो है ये स्ट्रेट अपवर्ड जा रहा होगा और फिंगर्स मेरे चेस्ट से अवे हैं, तो मैं ये कहूंगा कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है, इस जगह पर सेकंड वेक्टर है, तो अपने फिंगर्स को मैंने कर्ल किया फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। अब कोई से भी दो वेक्टर उनके दरमियान एक एंगल यहाँ स्मॉलर है और दूसरा उसके बैक एंड से बड़ा एंगल भी होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हमने कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। तो वो क्या बन जाता है, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, देन thumb will indicate the direction of force on the current carrying conductor। ये हमारे पास एक रूल बनेगा, राइट हैंड रूल, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक फ्लेमिंग रूल भी है, वो आप अपनी बुक से भी जरा रीड कीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, अब मैं इसको इधर लिखता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर एल है, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या कहेंगे, कर्ल द फिंगर्स ऑफ your right hand from, कहां से काम मरोड़ना है, from first vector L
to second vector B through smaller angle then erect thumb जो अंगूठा होगा straight will give direction of force on conductor। ठीक है, एक बात याद रखना, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ की, अगर ये कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, ये मसलन यहाँ पर, ये कंडक्टर है, अगर ये जो मेरे पास पेंसिल है, तो अगर ये इसकी लेंथ कौन सी लूं, इस डायरेक्शन में लूं कि इस डायरेक्शन में लूं, इसके अपोजिट, तो वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। क्या भला, वो ये होना चाहिए कि हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर की वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में उसमें से कन्वेंशनल करंट पास हो रहा होता है। अगर कन्वेंशनल करंट की ये डायरेक्शन है तो यही लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन होगी, अगर ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है तो यही हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर होगी बात? हाँ भाई लड़कों, बात समझ आ गई? यस सर। चलें जी, अगर फॉर एग्जांपल क्लास एंड हो जाती है तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा दोबारा। अब मैं इस टॉपिक को जल्दी से मुकम्मल कर लेता हूँ, 4 मिनट में उम्मीद है ये मुकम्मल हो जाएगा, मैग्नेटिक इंडक्शन वाला रह जाएगा। बल्कि यार कोशिश करना, अगर ज्वाइन कर सको तो 10-1 मिनट के लिए ज्वाइन करना। वो क्या है कि अब हमारे पास कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम magnitude of force on current carrying conductor in magnetic field। अब ये मैंने इतनी बड़ी हेडिंग क्यों दे दी कि ये हमने कंडीशन मैक्सिमम मिनिमम फोर्स की मालूम करनी है, लेकिन किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, फोर्स के ऊपर जो कंडक्टर पर जो फोर्स है, लेकिन कौन सा कंडक्टर? जिसमें से करंट पास हो रहा हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में भी पड़ा हो, तो तब हमारे पास उस कंडक्टर पर जो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रही होगी और मिनिमम फोर्स अप्लाई होगी नहीं हो रही होगी, तो उसकी कंडीशन क्या है। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि कंडक्टर जो है, ये जो हमारे पास कंडक्टर है, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर करंट पास नहीं होगा तब भी फोर्स नहीं होगी, किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा होगा, बी जीरो होगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन कंडक्टर में करंट भी पास हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके इर्द मौजूद है, और फिर भी उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो हमारे पास यानी करंट भी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो वो अब किसकी वजह से है? वो इसकी वजह से है, साइन थीटा की वजह से। अब जरा ये सिचुएशन देखें, ये नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, यहाँ पर हमारे पास एक रॉड पड़ा हुआ है। कैसे रॉड पड़ा हुआ है? ऐसे रॉड पड़ा हुआ है, ये रॉड है। ठीक, अब इस कंडक्टर में करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर हो गया जी? और नॉर्थ से साउथ पोल, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। अब कंडक्टर की लेंथ जो करंट की डायरेक्शन है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 होने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाता है? फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो जाएगी? आई एल बी साइन 0। साइन 0 किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है।
तो हमारे पास फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एंड दिस इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर द मिनिमम फोर्स। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास अपोजिट है, इस डायरेक्शन में ऐसे कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब इसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन हमारे पास उलट है, इस डायरेक्शन में ये करंट। तो अब हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री एंटी पैरेलल हो किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो फिर हमारे पास जो फोर्स होगी ये अगेन मिनिमम हो जाएगी। क्यों मिनिमम हो जाएगी, यहीं पर हमारा सिलसिला टूटा था। आई एल बी साइन ऑफ 180, साइन 180 हमारे पास क्या हो जाता है, अगेन 0 हो जाता है, इस वजह से फोर्स 0 अप्लाई हो। फिर अगली सिचुएशन हमारे पास क्या बनती है, वो ये है कि हमारे पास इधर ये नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है, और इसकी ये नॉर्थ से साउथ पोल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और कंडक्टर हमारा कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे है जी मैग्नेटिक फील्ड। यानी इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास, करंट इसमें ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, कंडक्टर में करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ द कंडक्टर में जो एंगल है 90 डिग्री है। तो इस केस में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका क्या मतलब बन जाता है, दैट मीन्स कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस सूरत हाल में जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 90। साइन 90 हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब कंडक्टर तो वही है, करंट भी उतना ही पास करें, हम यही सपोज करें जैसे ऊपर वाले दो केसेस में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी है जो हमने अप्लाई की है शुरू में, सिर्फ एंगल चेंज किया है। तो ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, साइन 90 पे 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जिसका मतलब है फोर्स जो आप कंडक्टर पे अप्लाई हो रही होगी वो मैक्सिमम अप्लाई हो रही होगी। और मैक्सिमम फोर्स का क्या फार्मूला बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट इन द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक इंडक्शन जो वहां पर मौजूद है। जी ये बात समझ आ गई? यस सर। जी मेरे प्यारों, अगर समझ आ गई तो फिर अगली बात भी सुन लो। वो बोला क्या, अब हमने कल से लेकर आज तक एक सवाल मुकम्मल किया है। वो क्या सवाल बनता है हमारे पास, क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि वाई फोर्स इज अप्लाइड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन कौन सा कंडक्टर ना, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वाई। फिर आ जाता है इसका दूसरा हिस्सा जो हमने आज मुकम्मल किया कल और आज में, ड्राइव द फार्मूला फॉर दिस फोर्स, ठीक है, या फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव करें। फिर तीसरा हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा है, व्हाट इज कंडीशन फॉर, व्हाट आर conditions for maximum and minimum force on the current carrying conductor
in a magnetic field. ये हमारे पास पहला हिस्सा हो गया, वाई फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। दूसरा हिस्सा ये आ जाता है, ड्राइव इट्स फार्मूला। तीसरा ये आ जाता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम मिनिमम फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। अभी किसी का कोई सवाल है इस बारे में, वो मेरे से पूछ सकता है। क्या ये सारे सवाल हमने कर लिया है लड़कों? यस यस सर। चलें, अब ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने कर लिया है। अब हम अगले बात की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले 10-1 मिनट हम पढ़ेंगे, फिर मैं भी जुम्मे की तैयारी की तरफ जाऊंगा और आप लोग भी अपना अपना जो भी आपके कारोबार हैं वो कीजिएगा। क्या बोला है जी? मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन को मैं ऐसे कह देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कह देता हूं, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह देता हूं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसके एक और नाम भी है, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, नाम मैं अभी लिख देता हूं। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह देते हैं। ठीक हो गया। तो ये 4 नाम है एक ही चीज के, 4 नाम है किसके? मैग्नेटिक इंडक्शन के। जो आपका दिल चाहे वो ऐसे पुकारें। ज्यादातर हम मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे, ये ठीक है, जो आपकी बुक में लिखे जाते हैं। आप लोगों को अगर मैं रफ में लेके जाऊं तो आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इस रीजन में, किसी भी वजह से, किसी भी चार्जेस की वजह से ये होगी। यहाँ पर मैंने एक यूनिट चार्ज रख दिया। इस यूनिट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी फोर्स लगेगी ऑन दिस यूनिट चार्ज, फोर्स ऑन दिस यूनिट चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस जगह पर जहां पर चार्ज पड़ा है ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हैदर अब्बास, आपका कोई सवाल है? आपका माइक ऑन ऑफ हो रहा है, कोई क्वेश्चन है? कोई इशू नहीं है? ठीक है, नहीं सर, कोई इशू नहीं। चले ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ये फोर्स ऑन द यूनिट चार्ज है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पर फोर्स लगनी है तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट पर फोर्स लगनी है। तो मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और मैं क्या कह देता हूं? इट इज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगी ऑन ए यूनिट मैग्नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज था तो यहां पर यूनिट मैग्नेट होगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई यूनिट मैग्नेट रख दें, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कोई यूनिट मैग्नेट रख दें, उस यूनिट मैग्नेट पर जो फोर्स लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, उसे हम मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर नीचे इसकी दूसरी डेफिनेशन हमने अभी यहां पर लिखनी है, लेकिन पहले हम कुछ बना लें।
जो अभी हमने ये जाना था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर का फार्मूला, उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला है आई एल बी साइन थीटा, और मैक्सिमम फोर्स का क्या फार्मूला बन जाता है, आई एल बी बन जाता है। अभी यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। कहाँ पर गए, ये गया। तो हमारे पास जब कंडक्टर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो फिर हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ जाता है और मैक्सिमम फोर्स लगती है, और उसका क्या फार्मूला बन जाता है, आई एल बी। इज इट क्लियर? तो मैंने वही फार्मूला यहां पर दोबारा आगे लिख दिया, ये बन गया। यहां से जो मैग्नेटिक इंडक्शन है बी, उसका क्या फार्मूला बन जाता है, आई एल मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये मैक्सिमम फोर्स ओवर आई एल लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाते हैं फोर्स से। अब मैं आप में से जमशेद से पूछ रहा हूं, जमशेद अहमद, सुन सकते हैं आप मुझे? यस सर। ये जरा बताओ, ये नीचे आई करंट है, एल क्या है, लेंथ है सर। इसकी? सर कंडक्टर की। अब ये जो कंडक्टर है, इसका मतलब है नीचे कंडक्टर लिखा हुआ है जिसमें से करंट पास हो रहा है। क्या मैंने ये बात सही कही है, ये जुमला सही कहा है? यस सर, कंडक्टर की सर, सेल्स कंडक्टर में करंट पास हो रही है। ठीक है, और कंडक्टर में से करंट पास हो तो क्या वो मैग्नेट बन जाता है या नहीं बनता? यस सर, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी क्या बन जाता है, मैग्नेट बना या ना बना? यस सर, बना। अब सारे बताओ भाई, ये ऊपर वाली डेफिनेशन पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू किसके, फोर्स ऑन द यूनिट मैग्नेट। फोर्स ऑन द मैग्नेट है या नहीं है, बोलो यार। यस सर। यस तो सर। है ना, देखो ये ऊपर वाली डेफिनेशन हमारी बन गई ना, वही मैंने चोरी की डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बन गई। ठीक हो गया। अब यानी ये फोर्स है ऊपर, और नीचे क्या है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट पास हुआ है। कंडक्टर में से करंट पास हो तो वो मैग्नेट ही होता है, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन यूनिट मैग्नेट। अब इसको हम इस फार्मूले के लिहाज से डिफाइन कर देते हैं। ये जरा देखें कि अगर हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें से करंट पास हो रहा है 1 एम्पेयर का, उसकी लेंथ है हमारे पास 1 मीटर। कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है 1 एम्पेयर और उसकी लेंथ है 1 मीटर। तो फिर कोई शहीद कौन है? सर ये पता नहीं, गलती से मेरे मोबाइल में कोई फॉल्ट है, इस वजह से कोई पता नहीं बात हो नहीं रहा है, वो आपने स्क्रीन को टच किया है ना, उस वजह से हो जाता है, कोई नहीं मसला। मैंने वो आप इधर से डिसेबल कर दिए, ठीक है। है। यस सर, थैंक यू। हाँ जी, अगर कंडक्टर में से करंट हो 1 एम्पेयर, लेंथ हो उसकी 1 मीटर, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, देन बी किसके बराबर आ जाएगा, गौर करो। ऊपर है एफ, मैक्सिमम फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन कौन सा कंडक्टर, जिसमें से करंट अब है 1 एम्पेयर, लेंथ उसकी हम कितनी ले रहे हैं, 1 मीटर। तो फिर नीचे तो 1 1 ही है, तो ये क्या रह जाएगी, फोर्स। यानी कोई भी वैल्यू ऊपर होगी तो वो 1 से डिवाइड होगी तो वो फोर्स ही रह जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू रह जाएगी। तो अब जरा ये देखो, मैं इसको अब क्या कहूँगा, मैग्नेटिक इंडक्शन किसी भी जगह पर मैं मालूम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं चेक करता हूँ कि इसकी इस जगह पर, किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर एक कंडक्टर रख दूंगा। कौन सा कंडक्टर रख दूंगा, जिसकी लेंथ हो 1 मीटर और उसमें से करंट पास हो रहा हो, कितना करंट पास हो रहा हो, उसमें से करंट पास हो रहा हो 1 एम्पेयर का। यानी एक कंडक्टर रखूंगा जिसमें से करंट हो 1 एम्पेयर का, लेंथ उसकी 1 मीटर हो। तो अब उस पर जितनी फोर्स अप्लाई होगी, उस पर जितनी फोर्स अप्लाई होगी, उस पर जितनी भी फोर्स अप्लाई होगी, वही वैल्यू किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की होगी उस जगह पर। उस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ होगी, वो किसके बराबर होगी, उस पर जितनी फोर्स लगेगी। किस पर फोर्स लगेगी, एक कंडक्टर पर। कौन सा कंडक्टर,
जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसमें से करंट कितना पास हो रहा हो 1 एम्पियर, और वो कैसे पड़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ा हो। बात समझ में आ गई। अब वही जो है डेफिनेशन हम उससे हम जरा ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। हम क्या कहते हैं कि किसी भी जगह पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन, साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनो, मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रीजन या किसी भी जगह पर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू किसके, ये इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स किसके ऊपर, ऑन अ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर यार, ऑफ लेंथ 1 मीटर, कैरिंग करंट कितना 1 एम्पियर। और ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है मैक्सिमम फोर्स वाला, और वो कंडक्टर कैसे हो, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, बात समझ आ गई। सर जी जी पूछें। सर ये जो हमने लिखा था कि इट इज अ फोर्स ऑन अ यूनिट मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो जी सर वो जो यूनिट मैग्नेट कंडक्टर है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे काम करता है, जब तक करंट गुजर है उस वक्त तक वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, तो हम इसकी जगह टेम्परेरी मैग्नेट भी नहीं लिख सकते? ना 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 लिखें, क्यों, क्योंकि हमने जब तक वो फोर्स किस पर लगा के चेक करनी है, मैग्नेट के ऊपर है। तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट रख देंगे तब भी वही बात है, टेम्परेरी मैग्नेट जैसे आप कह रहे हैं करंट के नहीं कंडक्टर वाले को उसको रख देंगे तब भी वही बात है। हम तो जनरल डिफाइन कर रहे हैं ना किसी भी जगह पर मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना, तो वो चाहे करंट का नहीं कंडक्टर वाला मैग्नेट बना के रख दें यूनिट मैग्नेट, चाहे हमारे पास कोई परमानेंट मैग्नेट रख दें जिसकी मैग्नेटिक इंडक्शन 1 टेस्ला हो यानी यूनिट हो, तो तब भी वही बात है। क्लियर होगी बात सर चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं इसकी एसआई यूनिट की तरफ। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है, वो है टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उनके नाम पर है। वैसे तो आजकल टेस्ला की गाड़ियां भी हैं, लेकिन वो तो कंपनी है, वो भी मुझे लगता है इसी साइंटिस्ट के नाम पर ही होगा शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये टेस्ला साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये यूनिट रखी गई। तो अब जरा देखो फार्मूला क्या है हमारे पास बी का, वो आपने अभी पढ़ा, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैरिंग करंट एंड हैविंग लेंथ एल। अब यहाँ से मैं क्या कह देता हूँ कि इस मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू 1 टेस्ला होगी, यानी किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला होगी अगर फोर्स लगती है 1 न्यूटन की, किसके ऊपर, एक कंडक्टर के ऊपर जिसकी लेंथ है 1 मीटर और दैट इज कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, और वो कैसे पड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली। समझ में आ रही बात। मैं क्या कह देता हूं, मैं ये कह देता हूं मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड या इन अ रीजन इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला है कब, इफ अ कंडक्टर, कौन सा कंडक्टर यार, ऑफ लेंथ 1 मीटर, और क्या उसमें एक बात है, कैरिंग करंट 1 एम्पियर, कैसे पड़ा है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वो क्या करे, ये जो कंडक्टर है वो क्या करे, एक्सपीरियंसेस, उस पर क्या चीज एक्सपीरियंस हो रही है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो अगर वो कंडक्टर 1 न्यूटन की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जब कौन सा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 मीटर है, करंट 1 एम्पियर है, प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिस जगह पर वो कंडक्टर रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी,
1 टेस्ला होगी। क्या होगी हमारे पास? 1 टेस्ला। हाँ भाई, क्लियर हो गया? लड़कों बोलो, समझ आ गई? यस सर। तो ये हमने Yes, एक sir. और क्वेश्चन कर लिया। कौन सा क्वेश्चन कर लिया? डिफाइन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इट्स यूनिट। ठीक है, यानी यूनिट को भी डिफाइन करें। अब मैं थोड़ी सी इसमें ऑब्जेक्टिव वाली जो बात है वो बता दूं। आप लोगों को यहां से नजर आ रहा था अभी जो आप लोगों ने फार्मूला लिखा, B इज इक्वल टू F/I/L। मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट होती है टेस्ला, फोर्स यूनिट होती है न्यूटन, करंट की यूनिट हो गई है एम्पेयर, ऊपर जाकर पर एम्पेयर, लेंथ की मीटर होगी पर, तो ये पर मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर है। ठीक हो गया? अच्छा, न्यूटन आप लोग जानते हो, कोई मेरी तरह भी होते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर जरा रफ में बता दूं। F इज इक्वल टू MA होता है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, मैस की किलोग्राम है, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो न्यूटन की जगह पर मैं लिख देता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ है पर एम्पेयर, साथ है पर मीटर। तो अब मेरा सुना जरा, ये देखो, ये पर मीटर और ये मीटर हो गया कैंसिल, तो ये क्या रह गया? किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। ये मैंने सही लिखा है? कमी बेशी तो नहीं रह गई? चेक करें सारे। नो सर। No, sir. ठीक है। टेस्ला जो है ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा? देखें, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर या किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। तो यहाँ से मैं मैग्नेटिक इंडक्शन की डायमेंशन भी लिख सकता हूँ, और यहाँ से आ जाएगा जो इसकी ये बेस यूनिट बन रही है, ये फंडामेंटल यूनिट हम कह सकते हैं। किलोग्राम हमारे पास m है, सेकंड टाइम है mt-2, और एम्पेयर की डायमेंशन a ही है, तो ये a-1। क्लियर होगी जी बात? ठीक है जी। ये डायमेंशन वाली दोबारा बता देंगे? तो ये किलोग्राम मैस आ गया, सेकंड क्या है? टाइम है, ऊपर पावर -2 है तो t-2, और एम्पेयर a-1। आप इधर करंट के लिए आई भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जब आप आगे ऑब्जेक्टिव्स में जाते हैं, कहीं यूनिट टेस्ट वगैरह देते हैं, तो एम्पेयर का सिंबल ए ही चलता है, यानी जो इनके ऐसा यूनिट्स हैं वही एज अ डायमेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं, सिवाय पहले 3 क्वांटिटीज के, मैस, लेंथ और टाइम के लिए m, l और t है, और बाकियों के लिए जो इनकी जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स के सिंबल हैं, ऐसा यूनिट्स के जो यूनिट्स के सिंबल हैं वही एज अ डायमेंशन इस्तेमाल किए जाते हैं। हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई? अब ये भी आप लोगों ने बात साथ याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं लेकिन रफ में एक बात कर ही दूं जो मुझे शुक्र है याद आ गई। ये अपने मेरे ख्याल में हसन ने बात की थी, किसने क्या की थी? के जो है, जो हमने शुरू में पढ़ा था, उसका फार्मूला बन रहा था जो ऐसा यूनिट था F/I/L B sin थीटा। तो देखो, अब मैं यूनिट ऑफ के कैलकुलेट, पहले तो वैल्यू ऑफ के कैलकुलेट कर रहा था, यूनिट ऑफ के, तो फोर्स यूनिट बनती है न्यूटन, नीचे करंट की यूनिट है एम्पेयर, लेंथ की यूनिट है मीटर, और बी की यूनिट क्या है वो आप यहां से लिखने, वो टेस्ला है। वो क्या है हमारे पास? टेस्ला है। और टेस्ला की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? न्यूटन डिवाइडेड बाय, आगे क्या है? पर एम्पेयर पर मीटर। ये मैं नीचे लिख देता हूं ताकि जल्दी से इधर ही कैंसिल हो जाए। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और आगे साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, उसको वहां नहीं लिख देते हैं। तो यहां पर जरा देखो क्या हो रहा है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाता है, मीटर से मीटर, एम्पेयर से एम्पेयर। तो के हैज नो यूनिट, के की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ठीक है, तो वहां पर हमने के की वैल्यू सिर्फ कैलकुलेट कर ली थी, तो वो 1, इसी वजह से वहां पर, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे बी की यूनिट क्या है, तो वो मैंने उसको, उस बात को उस वक्त इग्नोर कर दिया। हाँ भाई, क्लियर हो गया?
यस सर। चलें जी, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। एक आखिरी बात सुन लें, 3-4 मिनट है। एक काम मैं समझाऊंगा और दूसरा आप लोगों ने खुद करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है। क्या है, थक तो नहीं गए ना? वैसे तो मैं थक गया हूँ। नो सर। ये हमारे पास दो कंडक्टर हैं और ये जो एरोज हैं इनके साथ बने हुए, ये हमारे पास इनकी इनके अंदर करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, यानी एरोज गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये दोनों कंडक्टर, इनमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ पास हो रहा है, यानी सेम डायरेक्शन में। दो कंडक्टर हैं, एक दूसरे के पैरेलल पड़े हुए हैं, और पैरेलल पड़े होने के साथ उनमें लाजमी बात है करंट पास हो रहा है, तो उनमें अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी। इसमें अपनी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी भी ऐसे ही अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक हो गया। अब जरा आप लोगों को पता है कि अगर कंडक्टर में से करंट ऐसे ऊपर की तरफ पास हो रहा है, थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्लिंग फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ऐसे मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इस कंडक्टर के राइट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड, जरा एरो देखो ना, ये वाला एरो, दिस एरो, ये जो एरो है ये क्या जा रहा है, ये पेज के इनवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास इनटू द पेज है, और इधर जरा देखो ये एरो आउटवर्ड आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे फिंगर्स करें ना, इस साइड पर इनटू द पेज है कंडक्टर के राइट हैंड साइड पर, और दूसरी साइड पर वो क्या होगा, आउट ऑफ पेज होगा। तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस बात को, ठीक है, कि इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी तरफ इधर इसके कंडक्टर के लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है पहली वायर की, वो हमारे पास आउट ऑफ पेज है ऐसे। जबकि इस साइड पर आप लोग गौर करें, इस साइड पर क्या हो रहा है, दूसरा जो कंडक्टर है, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है, इसके जरा देखें, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, सेम। हमारे पास इस कंडक्टर के राइट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, और इसके दूसरी साइड पर करंट मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज होगी ऐसे। यानी यहाँ पर अगर मैं B2 लिखूं तो इसके भी राइट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आउट ऑफ पेज है। क्लियर होगी बात? यस सर। अगर ऐसा है तो अब जरा गौर करो कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर अभी ये मेरा पॉइंटर मौजूद है, इधर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो आउट ऑफ पेज आ रही हैं, और पहली जो वायर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जा रही है। तो इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को हेल्प करेंगे या रिड्यूस करेंगे? क्यों कामरान? कामरान है क्लास में? या कोई स्टूडेंट बता दो, जल्दी से बता दो कि ये एक दूसरे को एड अप करेंगे, ये एक दूसरे को माइनस करेंगे? ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। बिल्कुल आपने सही कह दिया, माइनस करेंगे, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। अगर इफेक्ट को रिड्यूस कर रहे हैं तो इन दोनों वायर्स के दरमियान हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी किसके मुकाबले में? साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड के मुकाबले में, इस साइड पर और इस साइड पर। क्योंकि इधर वो हमारे पास होंगी तो अकेली सिर्फ B2 है, ये इधर सिर्फ B1 है, लेकिन उनको कोई कैंसिल नहीं कर रहा, उनके इफेक्ट को कोई कम नहीं कर रहा, तो इसलिए इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जो फोर्स अप्लाई होती है दैट इज अप्लाइड
फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो हमारे पास है, दोनों हमारे पास जो कंडक्टर्स होंगे ये एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, किसकी तरफ? फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीजन टू वीकर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर रीजन टू द वीकर रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसका मतलब है ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ लपकेंगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी। व्हाट डज इट मीन? कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। इज इट क्लियर? लड़कों बोलो जल्दी से। यस सर। अब मैं Yes, दोबारा sir. बताता हूँ, Yes, sir. मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ। ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई टू वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। या दो कंडक्टर्स हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड प्लेस्ड हैविंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, विल दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो मैंने उसका ये एक जवाब आप लोगों को बताया, वो क्या है भला? कि जब दो कंडक्टर पड़े हुए हैं, उन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, जैसे फिगर में हम देख रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? दोनों में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। ठीक है, दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के दरमियान जो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या होगी? वो बिटवीन द वायर्स एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है, जिस वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द वायर्स वीक हो जाती है। किसके मुकाबले में? उस मैग्नेटिक फील्ड के जो इनके अदर साइड पर हैं या आउटर साइड पर हैं। और इस वजह से हमारे पास दोनों वायर्स जो हैं उन पर फोर्स लगती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू द वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन। दैट्स व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन या कोई अभी दिल करता है इससे आसान हो, तो फिर आप जरा क्या कहेंगे, ये डायग्राम बनाएं और फिर आप लोग ये कहेंगे भला क्या कि बिटवीन द वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट पोलैरिटी की है। ये देखो, एक की इनटू द पेज है, दूसरे की क्या है? आउट ऑफ पेज है। जैसे अगर दो मैग्नेट हो तो वो एक का नॉर्थ पोल हो, दूसरे का साउथ पोल हो, अपोजिट पोलैरिटी हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप सादा सा यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बिटवीन द वायर्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट पोलैरिटी की है, इस वजह से दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये क्वेश्चन भी सर अगर दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा देख लेते हैं, और ये आपका होमवर्क होगा, या चेक करते हैं भला क्या आता है जवाब। आप लोग बल्कि मुझे अभी बता देंगे, फिर अपने वर्ड्स में घर पे जरूर लिखना है आप लोगों ने। अब ये दो कंडक्टर हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें करंट आउट ऑफ पेज है और इसमें करंट हमारे पास इनटू द पेज है। दोनों में करंट पास होने से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसमें भी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें भी हमारे पास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जिसमें करंट आउट ऑफ पेज है उसके लिए तो हमने अभी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? कि उसके इस साइड पर मैग्नेटिक करंट जो होगा, राइट हैंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और लेफ्ट साइड पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से वो आउटवर्ड होगी। ठीक है, लेकिन ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट नीचे की तरफ है, जिसमें करंट ऐसे नीचे की तरफ है, तो फिर क्या होगा? इसके लेफ्ट साइड पर, जैसे जो मेरा लेफ्ट साइड है, इधर क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगी और राइट हैंड साइड पे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेज होगी। क्या मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इस साइड पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी इनटू द पेज होनी है और इस साइड पर इसकी आउट ऑफ पेज होनी है। यानी B2 जो है, दिस इज इनवर्ड on the left hand side of this conductor and B2 is outward on the right hand side of this conductor। अब बताओ, ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड हैं B1 और B2 की बिटवीन द वायर्स, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है। तो जिसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? एडअप करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जिस वजह से इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और किसके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी?
ये जो आउटर साइड है इधर तो आप सिंगल मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जबकि दरमियान में उन्होंने एक दूसरे को ऐड करके एक दूसरे की हेल्प करके ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कर दी। तो इस रीजन में और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। तो हमेशा फोर्स कहां से कहां लगती है? स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से वीक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जब फोर्स लगेगी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसका मतलब है दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। बात समझ आ गई? यस सर। शम्स आपका क्या सवाल था? नहीं सर कोई क्वेश्चन क्लियर? अब जरा ये सर, हम बताओ, इसमें ये भी कह सकते हैं ना सर? आप नहीं, एक मिनट जरा ठहरे, एक और भी आप कह सकते हैं कि अब जरा देखें, जब दो वायर्स स्ट्रेट कंडक्टर्स हैं, स्ट्रेट वायर्स हैं और उनमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? मेरे सामने आ रहा है, नेट अनस्टेबल है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। तो अगर हमारे पास ये जो दो वायर्स हैं विच आर हैविंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उन दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पोलैरिटी सेम है या अपोजिट है बिटवीन द वायर्स? सेम पोलैरिटी है ना। तो जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, साउथ और साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आप कहेंगे बिटवीन द वायर्स उनके मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी सेम है, दैट्स व्हाई दे विल रिपेल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब मेरा सोना बड़े गौर से सुन लो, ये हमने दो बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए। या तो ये इम्तिहान में आपके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे, या जब तक आप लोग एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं दे लेते उस वक्त तक आपके किसी न किसी टेस्ट में ये दोनों सवाल जरूर आते रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, ये दो करंट कैरिंग लूप्स भी हैं, लूप्स की फॉर्म में भी हैं, ऐसे लूप्स भी हैं। ठीक है, तो अगर उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वो क्या करेंगे? लूप्स या करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर उन दोनों लूप्स या करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी का आज के लेक्चर के बारे में कोई सवाल हो? सर ये जो हमने क्रॉस और डॉट लिया है इसमें से जरा किसी ऊंचा को भी हम बोलिएगा। नॉर्थ साउथ, सर ये जो क्रॉस और डॉट लिया हमने इसमें से किसी को भी नॉर्थ साउथ ले सकते हैं, जो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला हमने बात ऐसा की है? नहीं कहना ना, नॉर्थ और साउथ पोल तो वो बार मैग्नेट के लिए है। ये तो मैंने बात को सादा करने के लिए अपने अल्फाज में आप लोगों को वो बात कही है जो आप लोग आमतौर पर बार मैग्नेट में देखा हुआ है, जिससे आपको इमेजिन करना आसान है कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर रहे हैं, साउथ साउथ रिपेल कर रहे हैं और नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करें अपोजिट पोलैरिटी। तो वहां पर अपोजिट पोलैरिटी आ रही है, इस वजह से हम उसे अट्रैक्ट या रिपेल करें। अब टाइम जरा लेस देन 1 मिनट है, बड़े गौर से सुन लें। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर सारे जो इससे आगे वाले हैं, सिवाय दरमियान में एक लेक्चर के, वो मैंने शेयर कर दिए हैं, और आखिरी लेक्चर के जिसमें एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करनी है। तो ये जो आपका वीकेंड है इस पे आप वो सारे लेक्चर सुनेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको याद करेंगे। फिर मैं मंडे को बजाय इसके कि मैं सारे लेक्चर ऐसे दूं तो उस पर टाइम बहुत लग जाएगा। अब हमने कोर्स सिलेबस भी कवर करना है, तो इस वजह से आप वो वीकेंड पे सारे लेक्चर सुने, उसके नोट्स बनाएं, और मंडे को आप मेरे से आके उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें। जो आपको नहीं समझ आएगा मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम जरा कोर्स अब जल्दी से कवर कर लें, और हमें हेस्ट भी ना हो कि ये ना हो कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँ और बात भी समझ ना आए। जो समझ रहे हैं उनको तो अच्छी समझ आ जाए। ठीक हो गया? तो आप लोगों ने वो लेक्चर सारे सुनने हैं और फिर मेरे से मंडे को सवाल पूछना है। अगर आप कहेंगे तो मैं सारा लेक्चर